हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 10th मैथ, जो इसमें से जो चैप्टर नंबर 3 था उसको हम कर रहे थे और उसमें से हमने 3.4 तक बिल्कुल कंप्लीट सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे 3.5 प्रश्नावली जो है उसे हमें जो इक्वेशन दी होंगी उन्हें हमें सॉल्व करना है वज्र गुणन खंड विधि द्वारा। जो 3.3 है उसमें हमें प्रतिस्थापन विधि प्रयोग करना था, जो समीकरण होंगे, और जो 3.4 थी उसमें हमें विलोपन विधि प्रयोग करना था, और जो 3.5 प्रश्नावली है उसमें हमें वज्र गुणन विधि प्रयोग करना है। देखिए, जो इसमें हम ये जो विधि हैं दो समीकरणों को सॉल्व करने की विधियां हैं, ठीक है। जैसे कोई दो समीकरण दी होंगी वेरिएबल x और y में, उनमें से हम x और y की किस प्रकार से मान निकालते हैं, तो वो सभी हम विधि पढ़ रहे थे। दो विधि हमने देख लिया था, अगली विधि हम वज्र गुणनखंड विधि देखेंगे। चलिए, तो ये वज्र गुणनखंड विधि को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जो वज्र गुणनखंड विधि होती है, देखें इसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। हमारा पहला जो इक्वेशन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये हमारा अगर पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। देखिए, हमारे पास दो समीकरण इस फॉर्म के होंगे, कोई समीकरण ये होगा, कोई समीकरण ये होगा। हम जो समीकरण होती हैं उनमें से हम क्या करना होता है, हमें x और y का मान निकालना होता है, ठीक है। देखिए, इसमें हम ये बस थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना होता है, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है x और y की। देखिए, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है और हमें y का मान निकालना है। इसके लिए देखिए एक फार्मूला क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं, देखिए इसका गुणा इसमें कर देना है। जैसे जो जिस समीकरण, जैसे हमें x का मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। ये b1 है, इसका मल्टीप्लाई c2 में कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे यस के नीचे किसका मल्टीप्लाई, b1 का c2 में कर रहे हैं, लिख देंगे b1 c2, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगा देना है बीच में, फिर ये नीचे वाले का इस ऊपर वाले में कर देना है। b2 यहाँ पे लिखा हुआ c1, तो इसे लिख देंगे हम b2 c1, ठीक है। जब y का मान निकालते हैं, देखिए जब y का मान निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे, इसको जब ढकेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये क्या है, c1, ये क्या है a2, यानी कि c1 मल्टीप्लाई a2, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। a1 है, यहाँ पे क्या है c2 है। देखिए ये क्या है a1 और c2। इसके बाद यहाँ पे 1 लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, 1 लिखते हैं। इसके बाद जैसे इसका मान हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो लिख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a1 और b2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब a2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b1। देखिए इस फार्मूले को आपको मतलब याद रखना है, या आप अगर इसको रटना नहीं चाहते हैं तो इसको आप निकाल भी सकते हैं 2 मिनट में। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपको x का मान निकालना है तो x के नीचे क्या रखेंगे, इसको ढक लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ठीक है। y का मान निकालना है, इसको ढक लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। और 1 के नीचे जैसे ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो a1 मल्टीप्लाई b2 और माइनस a2 मल्टीप्लाई b1, ठीक है। इस सूत्र को आपको हल मतलब याद रखना है, और सभी समीकरण यानी कि इसे क्या कहते हैं, इस फार्मूले को कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि फार्मूला। इसका यूज करके आप दो समीकरण को बिल्कुल सेकंड में उनका आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम समीकरणों को हल करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से वज्र गुणनखंड विधि को यूज में लगते हैं। अगर अंत तक आज बने रहेंगे इस वीडियो में तो बिल्कुल आप इस विधि को बिल्कुल कैसे यूज करते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन से देखेंगे, जो एनसीईआरटी 3.5 के क्वेश्चन हैं उन्हीं से हम इनको कैसे प्रयोग करते हैं देखेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी मतलब विधि द्वारा है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए ये समीकरण कह रहा है कि हमें सभी को वज्र गुणनखंड विधि से नहीं हल करना, जिनके अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणनखंड विधि प्रयोग करना है। अगर उनके
कोई हल नहीं हो या उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो उनको हमें वहीं तक मतलब लिख देना है कि परिमित रूप से अनेक हल हैं या उनके कोई हल नहीं है। अगर उनके अद्वितीय हल हैं तो उसको हमें वज्र गुणनखंड विधि प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने जो पहली वाली एक्सरसाइज थी जो 3.2 या 3 में आपको बताया था कि किस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, किस समीकरण के कोई हल नहीं होते और किस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक बार मैं आपको और मतलब रिवीजन करवा देता हूँ उसका कि उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिए, जब हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था तो उसमें जो इंट्रोडक्शन आप वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि अगर देखिए हमारे अनुपात मतलब जो A1 और A2 अभी मैं जो समीकरण माना हूँ उनके अनुपात थे A1 और A2, B1 B2 और C1 C2। तो अगर A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के बराबर जब नहीं होता तो उनके केवल एक हल होते हैं। एक हल होते हैं मतलब इसी को कहते हैं अद्वितीय, मतलब एक के अलावा कोई और हल ना हो, मतलब एक हल होते हैं। तो इस विधि में सिर्फ हमें समीकरण को हल करना है। देखें, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे तो हमें मतलब क्वेश्चन में दिया ही है कि हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस सिर्फ लिख देना है। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के, तो उसके कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होंगे तो x और y के मान कैसे आएंगे। हमें आपको याद रखना है कि इस इक्वेशन में, इस जो प्रश्नावली में है उसमें हमें एक ही तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर उनके A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होता तो उस स्थिति में हमें समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखिए हम सबको चेक करेंगे और समीकरण को हल करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 3.5। देखिए, हमारा जो प्रश्नावली 3.5 का पहले का जो पहला पार्ट हुआ है उसका जो समीकरण दिए हुए हैं x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए, हमें इस समीकरण को अब सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y के मान निकालना है। इससे पहले समीकरण में ये दिया हुआ है कि अगर अद्वितीय हल हो तभी इसके मान निकालना है, अन्यथा नहीं निकालना। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इनके अनुपात निकालेंगे। देखिए, इसके लिए सरलता क्या होगी, जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। आप यहाँ से A1 का मान बताइए। A1 मतलब इसका कोफिशिएंट x का क्या है 1 दिया हुआ है, ठीक है। B1 का मान निकालेंगे तो मतलब y का कोफिशिएंट क्या है -3 है, लिख लेंगे, ठीक है। C1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना दिया हुआ -3 है, इसको लिख लेंगे। अब A2 लिखेंगे। A2 मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, और ये इस y का क्या है -9 है, तो ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा -9। और ये C2 हम यहाँ से आप इनका मान तो आसानी से निकाल ही लेंगे, कितना आ जाएगा -2। अब हमें क्या निकालना है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, इसको हमें चेक कर लेना है। अगर ये बराबर नहीं होते मतलब बराबर नहीं होंगे तभी हम सॉल्व करेंगे। A1 का मान कितना है 1, B1 का मान कितना है A2 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। B1 का मान कितना दिया हुआ है -3 और B2 का मान कितना दिया हुआ है -9। देखिए, इस माइनस से माइनस कट गया। इसको अगर सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म निकालेंगे तो ये क्या दिया हुआ है 3 है, ये 9 है, इसको काट देंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये आ गया यहाँ से 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का अनुपात बराबर है। अगर बराबर है इनका अनुपात तो क्या हो जाएंगे, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और इस स्थिति में हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, यहीं तक इसको छोड़ देंगे और अगला पार्ट देखेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये बराबर नहीं होते तब हम इस इक्वेशन में वज्र गुणनखंड विधि प्रयोग करते। अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। देखिए, जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसके समीकरण दिए हुए हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसमें भी हम आसानी से इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले A1 A2 और C2 के मान निकालते हैं। देखिए, A1 निकालेंगे मतलब इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। B1 अगर हम निकालना चाहें तो ये y का कोफिशिएंट मतलब 1 है। अगर हम C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि C1 की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। A2 की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या इतना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार B2 की वैल्यू ये 2 दिया हुआ है, और C2 की वैल्यू ये इधर आएगा 8, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि C2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो -8 आ जाएगी। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि इस मतलब प्रश्नावली में सबसे पहले आपको अनुपात देखना है। अनुपात मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 देखना है आपको, ठीक है। B1 अपॉन B2, ठीक है। A1 कितना दिया हुआ है 2, ठीक है।
2, A2 कितना दिया हुआ है 3, और इसमें देखिए क्या दिए, B1 कितना दिया हुआ है 1, और B2 कितना दिया हुआ है 2। देखिए 2/3 और 1/2 ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। बराबर नहीं होते मतलब यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। बराबर नहीं होते मतलब ये अद्वितीय हल है इस स्थिति में, अद्वितीय। और हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर उनके अद्वितीय हल होते हैं तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि को अब हम क्या करेंगे, इससे x और y के मान निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखिए वज्र गुणनखंड विधि मतलब जो प्रयोग में करना है उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, फार्मूला को लिखिए। उसका होता है यक्स का मान अगर हमें निकालना है, देखिए तो उसका मान क्या होता है, बी जो मतलब एक्स को छोड़ेंगे और जो लिखेंगे मतलब क्या होता है B1 और C2। ठीक है, B1 अगर हमें y का मान निकालना है तो उसके लिए क्या होता है C1 A2 और माइनस में, ठीक है, और इसमें मतलब 1 के क्या करते हैं 1 में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फार्मूले में 1 A1 B1 माइनस यहाँ पे B2 है, A1 B2 माइनस यहाँ पे है A2 और यहाँ पे है B1। ठीक है, इस मतलब आप अगर ये आपको अगर याद नहीं है तो आप इसका मान निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A1 B1 C1 और C2 की जो वैल्यू थी उनको हम पीछे से देखेंगे। सबसे पहले उनके हम मान लिख लेते हैं तो हमें और आसान हो जाएगा। हमने पीछे निकाल चुका है। ठीक है, हमें जो A1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, हमने जो निकाला था इक्वेशन 2 दिया हुआ है, B1 को जो मान दिया हुआ है वो 1 और C1 को जो मान दिया हुआ है -5। A2 का मान निकाला था हमने 3 और B2 का मान निकाला था 2 और C2 का मान हमने क्या निकाला था -8। अब क्या करना है, इस फार्मूले में हमें रख देना है। देखिए यक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे हमें किसका मान रखना है B1। B1 कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई C2 कितना दिया हुआ है -8, 1 -8, फिर माइनस का चिन्ह फार्मूले वाला। B2 कितना दिया हुआ है 2, बस आपको रख देना है, आसान है बिल्कुल। देखिए C1 कितना दिया हुआ है -5। बस अगर y का हमें निकालना है तो C1 मतलब कितना दिया हुआ है -5 और A2 कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, माइनस फिर C2 -8 दिया हुआ है -8 मल्टीप्लाई A1 कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन A1 दिया हुआ है 2 और देखिए क्या दिया हुआ है B2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस A2 कितना दिया हुआ है 2, A2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और इसके बाद किसका मान रखना है हमें B1 कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं B1 1 C2 -8 और यहाँ पे B2 मतलब 2 C1 मतलब -5 और यहाँ पे क्या था C1 मतलब -5 A2 मतलब 2। ठीक है, A2 यहाँ पे A2 की भी देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या थे 3 है। ठीक है, यहाँ पे A2 की वैल्यू 3 है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन को मतलब इस फार्मूले को रखना है। इनका मान मैंने बताया था किस तरह निकालना है, इसमें रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यक्स अपॉन ये 8 का ये -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, -5 का 2 में करेंगे तो -10 आ जाएगा और माइनस पहले से मतलब प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन -3 का -5 में करेंगे तो -15 आ जाएगा और -8 का 2 में करेंगे तो -16, लेकिन माइनस यहाँ भी है मतलब प्लस का 16 हो जाएगा। इक्वल टू 1/2 4 हो जाएगा। अब 4 -3 करेंगे मतलब 1/1 आ जाएगा। अब बस एक स्टेप के बाद आपका मान आने वाला है। देखिए यक्स अपॉन इस -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इक्वल टू y अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इक्वल टू 1। देखिए इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, मतलब हम इसको और इसको आपस में बराबर कर सकते हैं। मतलब x/2 इक्वल टू 1/1। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालना है। ये 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, मतलब x का मान इसको इधर करेंगे तो x आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान
2 आ गया। अब इसके बराबर में तो ये ही है, मतलब y/1 इक्वल टू 1/1। अब इसका भी तिर्यक गुणा करके y का मान निकालना है। y का मान कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 1 ही आएगा। मतलब हमारे x और y के मान कितना है, x का मान 2 और y का मान 1। देखिए हम आपको कैसे इस विधि को प्रयोग करते हैं, एक एक स्टेप आपको पता चल गया होगा। जो पहला क्वेश्चन था और वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला और इसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस वीडियो में हम देखा, और अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।